त्याची गरज नाही. कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा. उसका मैं खेद व्यक्त करता हूं कि बिना बताए जो जाना है वो अच्छा नहीं है. अगर मन में कुछ आशंकाएं है, शंकाएं तो इसीलिए तो आए थे, वो बिना पूछे निकल गए. हमारे कोर ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि अभी शिवसेना के साथ का ये 25-30 साल का जो अलायंस है हमारा, जो युति हमारी है, हम आज खत्म करने वाले हैं और ये खत्म हो चुकी है. हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे. पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला. नमस्कार, मैं अनुराग द्वारी. शिवसेना बीजेपी के बीच 25 साल पुराना गठबंधन, या यूं कहें 3 दशकों पुरानी जान पहचान कुछ सीटों के लिए टूट गई. विश्लेषकों के लिए ये दो दलों के बीच सियासत, हैसियत साबित करने की चाहत, राजनीति वगैरह वगैरह है, लेकिन इसके निहितार्थ कुछ और भी हैं. बाला साहब ठाकरे के दौर में जिस शिवसेना भवन से निकला हर शब्द गठबंधन के लिए संविधान था, उसी शिवसेना के सामने बीजेपी के नए निजाम का सजदा न करना, मराठी अस्मिता के सामने कथित गुजराती गुमान के खड़े होने का भी. मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. 80 के दशक में वाजपेयी जी की इस अटल प्रतिज्ञा का गवाह बना तत्कालीन बंबई. भारतीय जनता पार्टी जहां पैदा हुई, वहां उसकी जड़ें नहीं फैल पाई. 1989 तक आते आते बीजेपी को लगने लगा कि उसे कांग्रेस को हराने के लिए शिवसेना जैसे साथी की जरूरत है. पहिल्यांदा मुंबई बंद शिवसेनेने आणि भाजपने केली होती, भारतीय जनता पक्षाने केली होती. आणि आता 25 मारल्यानंतर आम्ही पूर्णपणे महाराष्ट्र बंदचा आदेश दिला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र बंद झाला. यामध्ये काय देशाचे 2 तुकडे करण्याचे उपद्रव होते? पण हिंदू धर्म जितका मजबूत आहे तितका ख्रिश्चन धर्म सुद्धा नाही आणि इस्लाम तर निश्चितच नाही. बीजेपी को सेना का साथ इसलिए भी सुहाता था क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर बाल ठाकरे आक्रामक थे और हिंदुत्व के झंडरबरदार भी. शिवसेना आणि भाजपची जी युती झालेली आहे, तिला तुमची मते द्या आणि तुमचं उत्कर्ष घडवून आणा. रावण खूप राहिले, तो जाळायचे तरी किती. पण या निवडणुकीमध्ये एका रावणाला उताणा पाडायचाच, आणि तो म्हणजे इंदिरा कांग्रेस. सेना के प्रतीक बीजेपी को रास आ रहे थे. विपक्ष में बैठी पार्टियों के निशाने पर कांग्रेस और बाकी दल थे. इसलिए एक अलिखित समझौता था कि दोनों दलों को जहां सियासी जमीन मिले उसे पुख्ता कर लिया जाए. इन 25 सालों में बीजेपी और सेना ने अपने अपने इलाकों में मजबूती बनाई. सरकार बनाने के समीकरण 1991 में बन गए. अमूमन इन्हीं कायदों पर कई जगहों पर दोनों दलों ने सत्ता में हिस्सेदारी शुरू कर दी. दुसरा कुठचा धर्म जरी नसला तरी महाराष्ट्र आमचा धर्म आहे आणि त्या धर्मामध्ये आमचं हिंदुत्व आहे. क्षेत्रीय मुद्दों पर जब कभी शिवसेना आक्रामक होती थी तो बीजेपी सीट पीछे ले लेती थी. लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब क्षेत्रीय मुद्दों पर बीजेपी अपनी पुरानी साथी के सामने खड़ी है, जहां पहले कभी कांग्रेस होती थी. शिवसेना और उससे छिटकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सीधे सवाल पूछ रहे हैं जो राज्य की कथित अस्मिता से जुड़े हुए हैं. दोनों दल बीजेपी से ये भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हर बात पर गुजरात गुजरात क्यों करते हैं. पंतप्रधान झाल्यावरती बदलते. लगा था पंतप्रधान होने के बाद बदलेंगे, लेकिन अभी भी वही चल रहा है. गुजरात ही गुजरात, दूसरा कुछ है ही नहीं. काही नाही. बीजेपी के पास इन सवालों के सीधे जवाब है भी नहीं. इसलिए वो सवाल छोड़ राज ठाकरे की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर रही है. राज ठाकरे कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे. नरेंद्र मोदींचा भी प्रशंसक एक चांगला. नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक हूँ. वो इस देश के पंतप्रधान होने चाहिए, ये बात सबसे पहले मैंने ही कही थी. नरेंद्र मोदी झाले पाहिजे. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब बारी बारी से गुजराती मूल का मुद्दा इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ये भावनात्मकता चुनावों में भुनाई जा सकती है. आजादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा पर आधारित राज्यों के गठन की सिफारिश की, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात को एक ही राज्य रहने दिया. दोनों राज्यों में इसका जोरदार विरोध हुआ. महाराष्ट्र में विरोध ज्यादा आक्रामक और हिंसक था. मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने बहुत जोर दिया था.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई के आदेश से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। इस गोलीकांड में 108 लोग शहीद हुए। शिवसेना लंबे अरसे से इस सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती रही है, अपनी जमीन बढ़ाती रही है। उस दौरान ये भी भावना पैदा करने की कोशिश की गई कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है। बदले हालात में शिवसेना साजिश की वही थ्योरी सामने ला रही है। गठबंधन से अलग होने के बाद उसे फिर याद आ रहा है कि बीजेपी अलग विदर्भ की वकालत करती है। मैं ऐसा महाराष्ट्र बनाऊंगा कि आप गिनते रह जाओगे कितने महाराष्ट्र हो गए, 1 2 3 4 5 10 बस। या भूलता पहिला महाराष्ट्र भुलणार नाही। अरे ज्या शिवरायाने आम्हाला शिकवलेलं आहे, जो स्वराज्यावरती चालून येतो तो आमचा शत्रू, मग महाराष्ट्राचे तुकडे पाडायला जो कोणी उभा राहिला असेल तो कोणी असू दे, त्याला या निवडणुकीत साफ केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, ही शपथ घेऊन मी निवडणुकीत उतरलो। बीजेपी में एक आवाज अब भी नहीं है। स्टेट बीजेपी में काफी सारे नेतागण हैं, उनको अपने अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरी बात, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि मोदी जी को भी स्टेट लीडरशिप जो है बीजेपी फंसा रही है। अगर मोदी जी कह रहे हैं महाराष्ट्र अखंड रहेगा तो स्टेट बीजेपी को कुछ अलग चाहिए, मोदी जी को अलायंस चाहिए तो स्टेट बीजेपी को नहीं चाहिए। तो ये काफी एक चिंताजनक बात है। दूसरी बात, अगर स्थिर सरकार चाहिए महाराष्ट्र में, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, प्रोस्पेरिटी हो, पीस हो, स्टेबिलिटी हो, इसके लिए अगर आपको एक स्थिर सरकार चाहिए तो अखंड महाराष्ट्र की बात होनी चाहिए। अगर विदर्भ को तोड़ने की बात होगी तो फिर जैसे झगड़े लगते हैं 2 राज्यों में, वैसे लगेंगे और स्थिर सरकार आएगी कहां से? 3 साल तो विदर्भ अलग करने में जाएगा। राज ठाकरे भी शिवसेना के साथ बैठकर उसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी को आदिल शाही की तर्ज पर अमित शाही से जोड़ रहे हैं। बचाव में खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हैं। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो महाराष्ट्र से मुंबई को छीन सकता है। ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि बीजेपी को गुजराती बहुल महाराष्ट्र के इलाकों में जबरदस्त सफलता मिली हो। ये भी हो सकता है कि गुजराती मूल के प्रधानमंत्री के लिए इन इलाकों में खूब उत्साह दिखा हो, लेकिन उद्धव सबको याद दिला रहे हैं कि दंगों के दौरान शिव सैनिकों ने कैसे उनकी हिफाजत की थी। मोदी को भी ये बता रहे हैं कि कैसे शिवसेना उनके बुरे दौर में उनके साथ खड़ी थी। आडवाणी साहबांनी बाळासाहेबांनी विचारलं, बाळासाहेब आपसे कुछ बात करनी है। तो कहिए आडवाणी साहब, क्या है? नहीं, सारे लोग बोल रहे नरेंद्र को हटाओ, आपकी क्या राय है? आणि साहेबांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं, नहीं आडवाणी जी, नरेंद्र भाई को हटाना नहीं, मोदी गए, नरेंद्र भाई गए तो गुजरात गया, मोदी को नहीं हटाना। सेना को अमित शाह के इर्द गिर्द राजनीति की भी पूरी गुंजाइश नजर आती है, इसलिए सामना से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक उन पर खूब हमले कर रहे हैं। राजनीति में अगर कोई महाराष्ट्र तोड़ने की बात करेगा, लूटने की बात करेगा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मुंबई की आबादी में लगभग 28% मूल मराठी भाषी हैं। गुजरातियों की तादाद लगभग 20% है। वोटों के लिहाज से गुजरातियों की अहमियत बहुत ज्यादा है, साथ ही कारोबार में उनकी दखल भी। मुंबई में हीरे के कारोबार से लेकर कल कारखाने तक गुजरातियों के पैसों की ताकत बड़ी है। ऐसे में मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के सफर और अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने से महाराष्ट्र के नेताओं को लगता है कि अहमदाबाद से ज्यादा पास दिल्ली हो गई है, मुंबई दूर। म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख हमारे पंतप्रधान की पहचान भारत के पंतप्रधान की है या फिर गुजरात के पंतप्रधान की? अगर यही उनकी पहचान है तो फिर महाराष्ट्र में भी हमारी पहचान है। पण ओळख आहे। मोस्ट ऑफ यू हैव। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का दौरा उन्हें खटकता है, वोट मांगने की बात चुभती है। मुख्यमंत्री बना पछी पहली बार पद संभालने के बाद पहली बार मुंबई आई हूँ, लेकिन यहाँ डर लगता है क्योंकि सड़कों पर ही घंटों सफर होता है। ऐसी जगह निवेश नहीं हो सकता। गुजरात पड़ोस में ही है, आप गुजरात में निवेश करिए। गुजरात तमारा पड़ोस में ज छे, आवीने तमे करी शको छो इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र के किसी सियासी दल को ये गंवारा नहीं। इसमें बीजेपी के पुराने दोस्त भी हैं, दुश्मन भी। आनंदीबाई पूर्वी पेशव्यांच्या काळात एक होत्या। पेशवा इतिहास में एक आनंदीबाई थी जिन्होंने एक पेशवा की हत्या करवाई। गुजरात की आनंदीबाई तो महाराष्ट्र के विकास पर ही आफत बनाई है। म्हणजे महाराष्ट्राचा गुजरात करायचा है ना। मोदी शेठ 25 सभा दे रहे हैं महाराष्ट्र में। कभी तक आज का देश का कोई पंतप्रधान इतना वक्त देता है स्टेट इलेक्शन में?
और इतनी ही बात नहीं है, आप सोच एक मिनट। आज तक किसी पंतप्रधान ने 25 मीटिंग्स कभी दी है। आज मैं ये बोलना नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन अब जब देश की बात होती है तब हम भाजपा, एनसीपी, कांग्रेस ये नहीं देखते। कुल मिलाकर सियासत ने इन चुनावों से भ्रष्टाचार के मुद्दों को गायब कर दिया है। अब सवाल सुशासन या कुशासन का नहीं रह गया है, बल्कि बहस मराठी अस्मिता बनाम गुजराती वर्चस्व को लेकर हो रही है। इसी के बारे में कुछ और बातें करेंगे ब्रेक के बाद। पच्चीस साल पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे जैसे नेताओं के हाथ में था। शिवसेना में बाल ठाकरे की बात सर्वोपरि थी और महाजन पर अटल आडवाणी का वरदहस्त। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। पुरानी टीम के कई लोग मौजूद नहीं हैं। बीजेपी भी 2 सांसदों से बढ़कर बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है। उसकी हैसियत भी बढ़ी है, सियासत का दायरा भी। उसके नेता अब खुलकर कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी किसी दल विशेष की जागीर नहीं। छत्रपति शिवाजींचं नाव, छत्रपति शिवाजी का नाम हम लोग लेते हैं तो बाकियों के पेट में दर्द क्यों होता है? शिवाजी हमारे खून में है। जन्म से लेकर मरने तक हम उन्हें दैवत मानते हैं। आम्ही दैवत मानतो, ते छत्रपति शिवाजी महाराज आहेत। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये बात भूल जाओ। शिवाजी पूरे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत हैं। वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। आराध्य दैवत आहे, ती कोणाचीही प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। दरअसल शिवसेना की सियासत में छत्रपति की बड़ी अहमियत है। उनके प्रतीकों पर अब तक वो कॉपीराइट मानती आई है, जिससे बीजेपी पोस्टरों से लेकर भाषणों में भुनाने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ज्यादा वीरता की प्रेरणा कौन दे सकता है? हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं। नए दौर की बीजेपी में जिनके पास कमान है, वो मानते हैं 7 से ज्यादा दूसरी पार्टी उनका सम्मान करे। उसे ये भी पता है कि बाल ठाकरे के नाम पर सियासत से ज्यादा फिलहाल मोदी मंत्र चल रहा है। इस टीम को लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसके बिना शिवसेना हाशिए पर जा चुकी है। वहीं शिवसेना जानती है कि राज्य में मुकाबला 5 कोणों में है। फिलहाल धार्मिक या जातीय आधार पर बंटवारा या ध्रुवीकरण नहीं है, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद पूरा मामला मोदी शाह की जुगलबंदी, उनकी कार्यशैली और मराठी अस्मिता पर उसके असर से जुड़ता दिखा रही है। इसलिए बीजेपी भी हर मुमकिन कोशिश करती है कि इस अस्मिता के खेल में वो छत्रपति के नाम पर दूसरों को घेरे। चुनाव के समय शिवाजी की विरासत को लूटने की कोशिश और 10 साल की सरकार में शिवाजी को विरासत को भुलाने की कोशिश, ये है इनका आचरण। शिवाजी के बारे में भी उनसे लोगों को खत्म नहीं करा सके। मराठी अस्मिता के नाम पर एक जमाने में शिवसेना किसी भी हद तक चली जाती थी, लेकिन बीजेपी से जुड़ने के बाद इस मुद्दे पर नरमी उसकी मजबूरी बनी। राज ठाकरे ने जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई तो इस मजबूरी को उसने अपना हथियार बना लिया। ज्या गोष्टी सहन करायला लागल्या त्या सगळ्या गोष्टींचा वचपा काढण्यासाठी म्हणून येत्या 13 तारखेला तुम्हाला मतदान करून या सगळ्यांना 2009 विधानसभा चुनाव में एमएनएस को ज्यादा सीटें तो नहीं मिली, लेकिन शिवसेना का उसने खूब नुकसान किया। 2014 लोकसभा चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो गया, जबकि मोदी के नाम पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 14 से बढ़कर 29 तक पहुंच गया। शिवसेना के भी वोट बढ़े, लेकिन महज 3%। बीजेपी अब भी मोदी लहर के उन्माद में है। उसे लगता है कि प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी रैलियां वोटों में तब्दील होंगी, लेकिन अस्मिता के नाम पर लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां इस मोदी लहर पर ही सवाल उठा रही हैं। मोदी के नाम पर पोस्टरों पर उंगली उठा रही हैं। बीजेपी ने इसका उत्तर देना चाहिए कि लहर है तो प्रधानमंत्री की इतनी सारी सभा की आवश्यकता आपको क्यों लग रही है? कोई बोल रहा है 24 सभा लेंगे, कोई 8 सभा ले, क्यों? अगर लहर है तो प्रधानमंत्री जी की यहां आवश्यकता क्या है? शिवसेना और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर एक थे। मोदी हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय हैं, इसलिए शिवसेना के पास मराठी अस्मिता के अलावा और कोई कार्ड नहीं बचा है। बीजेपी उसे घेरने में शब्दों की नरमी बरत रही है, लेकिन महाभारत में जीत मायने रखती है, ये उसे भी पता है। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने खुद को नए सिरे से पेश किया है।
दोनों दलों के बीच मुलाकात और ज़बानी शिष्टाचार भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई आए तो सारे कार्यक्रम तय थे। शिवसेना प्रमुख के घर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आने के बाद घर जाने की भी औपचारिकता पूरी कर दी गई। हालांकि बदले वक्त ने तय कर दिया कि औपचारिकता होती है, टिकाऊ रिश्ते की गारंटी नहीं, लिहाजा आदिल शाही का जवाब भी वो पूरी तलखी से देने लगे हैं। ये चूहे आपके वोट से शेर बनकर जनता को दुखी कर रहे हैं। इस मतदान में शेर को फिर से चूहा बनाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने करना। इस चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे कि तुम्हारे, इसका झगड़ा चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी के हैं, हर युग के हैं, न वो किसी एक युग के हैं, वे अनंत अनंत युग के महापुरुष हैं। अस्मिता की लड़ाई में शिवसेना कभी दक्षिण भारतीयों से लड़ती दिखी, कभी उत्तर भारतीयों से। बीजेपी के सामने मुश्किल ये आती थी कि जिन राज्यों में उनका गढ़ था, वहां महाराष्ट्र के बड़े भाई के कामों के लिए उसे सफाई देना मुश्किल होता था। लेकिन अब लड़ाई मराठी अस्मिता बनाम गुजराती गौरव की है, तो बीजेपी भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।